हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द विद्याकुलम पे। मैं हूं आशीष और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि है टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड। समझ में आया? मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके वेरियस एग्ज़ाम जैसे कि नीट, जेई, है ना, और आपका एयरफोर्स, जिसमें भी आपकी 12th और 11th की फ़िज़िक्स आती है, सब में ये आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? तो मैं आपको इस टॉपिक का पूरा क्रैश कोर्स जिसमें हम रिवाइज करेंगे सारा का सारा मॉडर्न फिजिक्स, वो मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो जाते जाते क्या करिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसके पीडीएफ के लिंक को जाके पीडीएफ को कर लीजिएगा डाउनलोड, ताकि आपको कोई भी रिवीजन करना हो तो आप उससे कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम होता है कैथोड रे। क्या होता है? कैथोड रे। कैथोड रे क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरेटेड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब इन विच अ हाई वैक्यूम इज मेंटेन्ड। एक ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब में ये बनाई जाती है जहाँ पर हाई वैक्यूम क्या होगा, मेंटेन किया जाएगा। तो एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर इसको बनाया जाता है। दे आर इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रे पे कौन सा चार्ज होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इन पर भी कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। एक्सेलरेटेड बाय हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको एक्सेलरेट किया जाता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे। उनका जो ऑर्डर होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो ये रहता है। अब अगर हम एक्सेलरेट कर देंगे किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो हमें बहुत स्पीड में जाते हुए दिखेंगे। जब वो हमें स्पीड में जाते हुए दिखेंगे तो वो हमें कि एक बीम की तरह दिखेंगे। उसी बीम या फिर रे को हम बोल रहे हैं कैथोड रे। क्या बोल रहे हैं हम लोग? कैथोड रे। आगे चलते हैं और समझते हैं। लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैथोड रे पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आपने वी वोल्टेज से क्या कर दिया, आपने वी पोटेंशियल डिफरेंस से आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया है, तो आपने उसको पे कुछ वर्क कर दिया होगा, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन पे वर्क किया होगा। और बेटा वो वर्क होता है ई वी, है ना। कितना होता है? ई वी। क्योंकि देखिए, डब्ल्यू का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं क्यू वी। क्यू की जगह यहाँ पर आ जाएगा ई और ये हो जाएगा ई वी। समझ में आया? अब ये जो वर्क है वो किसके बराबर होगा? तो आपको मालूम है जो आपका जो वर्क होता है वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये कहाँ से आया है? ये आया है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से। हम बहुत जल्दी वर्क एनर्जी पावर भी इसमें कवर करेंगे, लेकिन मैं भी शुरुआत में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से नीट से मैक्सिमम पोर्शन आता है, मैं उनको कवर कर रहा हूँ और मॉडर्न फिजिक्स उसमें से एक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे ई वी को बराबर लिख दिया किसके? काइनेटिक एनर्जी के, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना। और हाफ एम वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय टू एम, है ना। पी स्क्वायर बाय टू एम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एम वी स्क्वायर बाय टू है ना। ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई, नीचे भी एम से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका एम वी का होल स्क्वायर अपॉन टू एम। और एम वी के होल स्क्वायर को बोल सकते हैं हम पी का स्क्वायर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये आगे लिखा है? कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ध्यान सुनिए, जो कोई भी चार्ज होता है तो बेटा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका क्या कर देगी? डिफ्लेक्ट कर ही देगी। लेकिन देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करेगी। अगर देखिए, आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा आपकी चार्ज की वजह से। किसकी वजह से होती है? चार्ज की। तो यहाँ पे चार्ज है या नहीं है? चार्ज है। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड किससे इन्फ्लुएंस होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस होती है जब आपका चार्ज होता है कहाँ पर? चार्ज होता है इन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे चार्ज इन एक्सेलरेशन है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड से भी हो जाएगा डिफ्लेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड से तो होगा ही होगा क्योंकि चार्ज इसके अंदर है। समझ में आया आपको? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एक वो स्पेक्ट्रम जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ईएम वेव्स का एक स्पेक्ट्रम होता है ना। ईएम वेव्स कहाँ से आती हैं? सारी की सारी भाई ये सबके सब सन का पार्ट होती है ना। सन से जो रेज निकल रही होती है उन्हीं में जो रेज होती है उनको बोलते हैं ईएम वेव्स, जिनका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो ईएम वेव्स होती है, ईएमडब्ल्यू जिनको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। देखिए, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ बिग फैमिली ऑफ ईएम वेव्स आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ ईएमडब्ल्यू कितनी होती है? ईएम वेव्स कितनी होती है भैया? उतनी ही होती है जितनी की स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती हैं? ट्रैवल करती है। जितनी भी ईएम वेव्स हैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। खुद विजिबल लाइट भी इन्हीं का पार्ट होती है।
आपको मालूम होगा विजिबल लाइट है ना, दर्शनीय प्रकाश भी इन्हीं का ही भाग होता है। तो थोड़ा तो देखिए समझ लेते हैं। ये जो आपके नीचे यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम टाइप दे रखा है, ये पूरा का पूरा बता रहा है। देखिए शुरुआत में देखिए, अब बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप अच्छे से। देखिए अगर हम ऐसे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये है आपका लैम्डा। लैम्डा होता है आपका वेवलेंथ, है ना। तो ऐसे ऐसे करने पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ हो रहा है कम। क्या हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रही है। समझ में आया। तो वेवलेंथ कम किन की होती है, गामा की। और ऐसे करने पर क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि लैम्डा और फ्रिक्वेंसी क्या होते हैं भाई, एफ होता है आपका सी अपॉन लैम्डा। क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो एफ और लैम्डा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपका लैम्डा घटेगा उसी डायरेक्शन में आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब अगर आपकी उसी डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो बेटा याद रखो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच एफ, है ना, या फिर E इज इक्वल टू एच म्यू भी पढ़ लेते हैं, है ना। ये दोनों एफ और म्यू जो है फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। अब देखिए एफ के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, एनर्जी, यानी कि एनर्जाइज एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, है ना। तो हम फ्रीक्वेंसी को याद रखते हैं मेन, यहीं से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की। किसकी होती है, रेडियो। तो याद रखिएगा रेडियो होता है, फिर होता है माइक्रोवेव्स, फिर होता है इंफ्रारेड वेव्स, है ना। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड्स, फिर होता है विजिबल लाइट, फिर आती है आपकी विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट में क्या होता है, देखो विजिबल लाइट कहाँ आती है, इंफ्रारेड के बाद आती है विजिबल लाइट। इंफ्रारेड के बाद आती है, देखिए यहाँ पे लिखा लिखा है इंफ्रारेड। अब अगर ये इंफ्रारेड लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो विजिबल लाइट होगी यहाँ पर होगी रेड। क्या होगी, रेड। और देखिए आगे क्या लिखा है, अल्ट्रा वायलेट। क्या लिखा है, अल्ट्रा वायलेट। तो जो ये लास्ट वाली लाइन होगी ना विजिबल की, वो होगी आपकी वी। क्या होगी, वायलेट। और ये आपका उल्टा क्या बन जाएगा, वेब ग्योर। क्या बन जाएगा, वेब ग्योर। समझ में आया, वेब ग्योर, ये उल्टा वेब ग्योर बन जाएगा। इससे आगे आपका यूवी होगा और इससे पीछे आपका आईआर होगा। तो देखिए रेड से पीछे है तभी तो बोल रहे हैं इंफ्रारेड, इंफीरियर ऑफ रेड। और वायलेट से आगे है इसलिए बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। वायलेट से अल्ट्रा, समझ में आया। अवरक्त और परा बैंगनी, बैंगनी से परे और रक्त से पीछे, यानी कि रेड से पीछे। समझ में आया। तो ये आपकी एक सीरीज़ होती है, इसको याद कर लेते हैं, है ना। इसकी एक ट्रिक भी होती है, बहुत फेमस ट्रिक है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, मैं भी वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने भी कहीं से देखी है। क्या ट्रिक होती है, ट्रिक होती है क्या कि देखिए अगर हम रेडियो को ले लें, रेडियो, रेडियो जानते हैं सब लोग। तो रेडियो को डाल देते हैं किस में, माइक्रोवेव में। किस में डाल देते हैं, माइक्रोवेव में, ठीक है ना। तो रेडियो को डाला किस में, माइक्रोवेव में, और माइक्रोवेव हो गया रेड। क्या हो गया, रेड। माइक्रोवेव होता है ना, मशीन होती है। तो रेडियो को डाला माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव हो गया रेड। रेड से क्या याद रखेंगे, आर, और आर से उल्टा वेब ग्योर, तो यहाँ पे आ गया वी। समझ में आया, ये आ गया आपका वेब ग्योर। इसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट, ठीक है ना। तो रेडियो को डाला माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव हो गया लाल, लाल से रेड, और रेड के बाद वेब ग्योर उल्टा, तो यहाँ पे आ गया वी। उसके बाद सिर्फ दो ही चीज़ें बचती हैं, वी के आगे यूवी, यूवी के आगे आपका एक्सरे, और एक्सरे के आगे गामा रे। समझ में आया, गामा रे। तो गामा रे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। गामा रे की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ये आपके अंदर से पास हो जाए तो आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। जो एटम बम फटता है, तो जो एटम बम यहाँ आपका एक्सप्लोड होता है उसमें गामा रेज ही निकलती है, जिसकी वजह से आप लोग मर जाते हो। एक्स रेज देखिए बहुत खतरनाक होती हैं ये भी, लेकिन जो आप लोग यूज़ करते हो जिससे आपका जो आपकी जो बोन ब्रेक होने पर जो आपका एग्जामिनेशन होता है, तो वो जो एक्सरे होती हैं वो एक बहुत ही लो पावर एक्सरेज होती हैं, ठीक है ना। तो उनसे इतना उनके एक्सपोजर में आने में इतना नुकसान नहीं होता, फिर भी बोलते हैं कि बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देखिए एनर्जी क्या रहती है इनकी, बहुत ज़्यादा रहती है। यूवी की बात कर लेते हैं। देखिए यूवी जो होता है वो आपका कहाँ काम आता है, यूवी आपका काम आता है आपके वाटर प्योरीफायर्स में। आपने देखा होगा ना, रेडियो यूवी, आरओ। तो यूवी क्या करता है, आपके जर्म्स को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है जो पानी में होता है। तो वो भी एक सेल्स होते हैं, ठीक है ना। जर्म्स बैक्टीरिया भी सेल्स होते हैं, तो सेल्स को अगर मार रहा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तभी मार रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ गया विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में क्या होता है, विजिबल लाइट में देखिए वॉयलेट यहाँ पे आता है और रेड यहाँ पे आता है, बाकी सारे के सारे कलर होते हैं। उससे पीछे आ जाता है आपका क्या, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपको जानते हैं, माइक्रोवेव आपका सैटेलाइट ट्रांसमिशन में भी यूज़ होता है ना। सैटेलाइट के बीच में जो आपका ट्रांसमिशन होता है वो माइक्रोवेव की वजह से होता है। और आपके खाना गर्म करने की जो मशीन होती है माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। और बाकी आ गया आपका रेडियो, आपका जो फ़ोन होता है और जो आपके रेडियो होते हैं वो सबके सब इस पर ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो समझता हूँ मैं आपको ये भाई समझ में आ गया होगा। हालांकि EM वेव से अलग टॉपिक है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी बताने की कोशिश करी। चलिए आगे पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा। जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है क्या बोलती है वो, अ बीम ऑफ EM वेव इज अ स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। यानी कि कोई भी EM वेव होती है या फिर कोई भी लाइट होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक छोटे छोटे पैकेट होते हैं एनर्जी के। उन छोटे छोटे पैकेट को बोला जाता है बेटा फोटॉन्स। क्या बोला जाता है,
फोटोन, और हर फोटोन की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। और यहीं से एक फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू भी बोलते हैं कुछ लोग, और E इज इक्वल टू एच एफ भी बोल देते हैं। तो एफ और न्यू दोनों के दोनों आप फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एच की जो आपकी जो वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर आ रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी होती है, वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये जूल सेकेंड है ना, देखिए प्लांक्स कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो आपकी बराबर होती है एंगुलर मोमेंटम के। मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी कहाँ पर, आपके यूनिट एंड डायमेंशन में, तो एक बार यूनिट एंड डायमेंशन वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, है ना। उसमें जो भी मैंने आने वाला नीट में सब कुछ मैंने कवर किया है, ठीक है ना, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। प्लीज़ ज़रूर एक बार उसको कवर करिएगा। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं अगला टॉपिक। क्या लिखा है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द प्लांक एनर्जी द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोन, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये तो हमने देख लिया। E इज इक्वल टू होता है क्या? एच न्यू, ठीक है ना। अभी जो न्यू होता है बेटा इसको मालूम है आपको, किसको हम लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्डा। तो देखिए यहाँ पर आ गया E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब H की वैल्यू आपको मालूम है, C की वैल्यू आपको मालूम है, आप रख दीजिए उनको, H की वैल्यू रख दीजिए, C की वैल्यू रख दीजिए। C की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी बचेगा क्या? लैम्डा। अब जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको, वो तो आएगी जूल में, क्या इकाई में आएगी? जूल में आएगी। लेकिन आपको उसको बदलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्या होता है? छोटी छोटी एनर्जी की यूनिट होती है। जब आपके बहुत छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बेटा कभी भी जूल में नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत कम होती है रिलेटिव टू मास, है ना, बड़े मास के रिलेटिव बहुत कम होती है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और बेटा देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो ये जो मैंने आपको बताया, ये एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 जूल होते हैं। उतने ही जितना एक कूलम में चार्ज, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतने ही जूल होते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब क्या करेंगे? अब जब आप इसमें H की C की वैल्यू रखेंगे और नीचे लैम्डा को रखेंगे तो आपको जो जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻⁻19 से। तब जाके आपका ये पूरा पूरा फॉर्मूला आएगा जिसको बोलेंगे 12400 अपॉन लैम्डा। एक और खास बात है कि इसमें जो लैम्डा रखना है वो आपको रखना है एंगस्ट्रॉन में। किसमें रखना है? एंगस्ट्रॉन में। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको लैम्डा रखना है लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम में लैम्डा मतलब क्या होता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर्स के, है ना। और एक न्यूटन मीटर बराबर होता है एक नैनोमीटर, सॉरी नो मतलब नो। इस तरह से आपको याद रख सकते हो। नैनोमीटर होगा तो ऐसे रखना, और एंगस्ट्रॉन होगा तो 10⁻⁻10 में, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया आपको? चलिए चलते हैं। अफेक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन अगर पूछा जाएगा तो देखिए आपको मालूम है E इज इक्वल टू होता है mc²। यहाँ से अगर आप m निकालेंगे तो आएगा E/c²। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है E/c²। अब क्या किया आपने? E की वैल्यू रख दी यहाँ पे। E की वैल्यू क्या होती है? Hc अपॉन लैम्डा। तो देखिए ये आ गया, C से G कट गया बेटा आपका, तो आपका जो m आया है वो आया है आपका H/c लैम्डा। यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है आपको कि m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लैम्डा के। अब देख लीजिए लैम्डा जो रेड का होता है वो ज़्यादा होता है और वायलेट का होता है वो कम होता है। यानी कि जो यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, मास ऑफ वायलेट लाइट फोटोन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ रेड लाइट फोटोन। क्यों? क्योंकि देखिए मास ऑफ वॉयलेट का जो लैम्डा होता है वो छोटा होता है, इसलिए वॉयलेट का मास ज़्यादा होता है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम निकालना है आपको। तो देखिए mc² होता है ना। E इज इक्वल टू क्या होता है? mc²। अगर मैं इसको C से डिवाइड कर दूँ तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा mc। तो यानी कि अगर मैं कभी भी मेरे को मोमेंटम निकालना हो P, तो मैं क्या करूँगा? E को बस C से डिवाइड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। अब E क्या होता है? h म्यू। देखिए h म्यू अपॉन C। तो देखिए अगर मैं लिख दिया h म्यू अपॉन C और C अपॉन म्यू क्या होता है? लैम्डा। तो ये आ जाएगा h अपॉन लैम्डा। तो फाइनली आपको जो मोमेंटम ऑफ फोटोन का जो आपका आ गया एक्सप्रेशन वो आ गया है P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। बेटा इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके फोर्स निकालने के, जब आप आगे फोर्स निकालेंगे तो। बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। तो इंटेंसिटी देखिए हमेशा देखिए इंटेंसिटी वर्ड जब भी यूज़ होगा तो आपको करना पड़ेगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब E अपॉन टी को हम लिख सकते हैं पावर, तो ये पावर अपॉन एरिया हो जाता है। I इज इक्वल टू पी अपॉन ए, वेयर P इज द पावर ऑफ सोर्स, A इज द एरिया, T इज द टाइम टेकिन, E इज द एनर्जी इंसिडेंटेड। समझ में आया? एंड N इज द नंबर ऑफ फोटोन, अगर N की बात ली गई है तो। आगे चलते हैं और देखिए इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए अगर n फोटोन होंगे तो आपको उसमें एक फोटोन की वजह से होगी h म्यू, और n फोटोन की वजह से कितनी होगी? nh म्यू। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है nh म्यू, नीचे लिखा हुआ है at। समझ में आया?
अब आपने क्या किया, n/t को लिख दिया n। n क्या है आपका, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यानी कि फोटोन के गिरने के रेट को आपने स्मॉल n लिख दिया। तो देखिए यहाँ से आपका आई का एक और फॉर्मूला आ गया, n/h/μ/a, जहाँ पर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। कन्वर्ट कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, p/a का वैल्यू निकालेंगे, तो p/a की वैल्यू आ गई है n/h/μ, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा आपने, यहाँ से n की वैल्यू निकाली, n इज वॉट, द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आया वो आ गया आपका ये p/h/μ, और यहाँ पे म्यू की जगह रख दिया आपने c/λ, और थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करा आपने किस किस की वैल्यू रखी, h की और c की, तो आपका फाइनल ये आ गया। यानी कि अगर आपको कभी भी क्या चाहिए हो, अगर आपको n चाहिए हो तो आप क्या करो, 5 × 10⁻24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स p × लैम्डा, यानी कि p और लैम्डा रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको फोर्स निकालना है तो देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समझ में आया ना। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये 2h/λ जो है वो कहाँ से है, देख लीजिए एक बार। मैंने आपसे बोला था कि देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, h/λ। अब अगर लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, h/λ, और टकरा के वापस जा रहा है तो क्या होगा, तो ये होगा कि देखिए माइनस माइनस h/λ, और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो देखिए जो फोर्स का आपका एक्सप्रेशन आता है वो आता है -2h/λ, -2h/λ। तो ये जो अगर फोर्स में अगर आपको 2h/λ दिख रहा है तो इसका मतलब वो कहाँ से आया है, वो आपका आया है माइनस करके, क्योंकि आपने क्या निकाला, चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है ना। तो देखिए ये जो आया है आपका, ये देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो मेरे को करना पड़ेगा, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम कितना है, जाने का h/λ है, ठीक है ना। जब ये जाएगा और जाके क्या करेगा, टकरा के वापस जाएगा, है ना। तो देखिए जब गया था तब h/λ था, और जब ये आया है तो रिवर्स होके आया है, तो ये हो जाएगा -h/λ। समझ में आया। डिवाइडेड बाय क्या करना है, t को, है ना, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जितने कितने के क्या गए होंगे, जितने जितने आपके फोटोन गए होंगे। इस n/t को अगर डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा आपका स्मॉल n। देखिए इधर देखिए स्मॉल n, और ये जो आ जाएगा आपका h-λ प्लस h-λ, ये आ जाएगा आपका 2h-λ। समझ में आ गया आपको। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा n 2h/λ, और जो हो जाएगा 2p/c। प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब 2p/ca। देखिए ना, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए यहाँ से तो आ गया 2p/c, तो देखिए 2pc/a को तो आपने क्या निकाल लिया, यहाँ से प्रेशर निकाल लिया। अब p/a आपको मालूम है कि p/a क्या होता है, p/a, देखिए p इज वॉट, p इज पावर, है ना। तो p/a क्या होता है, p/a आपका होता है I, और n को भी आपने ऑब्जॉर्व कर लिया, तो ये आपका I = p/a। तो जो आपका प्रेशर आया वो आया, देखिए प्रेशर आया आपका 2I/c, और F आ गया आपका यहाँ से 2p/c। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत काम के आपके रहेगा। आगे चलते हैं। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो जब आप उस पर मारेंगे तो वो चला तो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे फोर्स का, वो क्या रहेगा, यहाँ पे p/c रहेगा सिर्फ और सिर्फ। p इज वॉट, p इज पावर अपॉन c। प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा F/a। तो अगर आपका p/c है तो p/c को ऐसे डिवाइड कर दीजिए, p/a हो जाएगा आपका दोबारा से I, तो ये I/c हो जाएगा। अब अगर आपका जो लाइट बीम है वो आपकी एक एंगल बना के यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो अगर वो एंगल बना के कर रही है तो क्या होगा, जो फोर्स आएगा वो अब आपका इस वाले कंपोनेंट में, आपका ये वाला कंपोनेंट भी cos थीटा बना लेगा और ये वाला कंपोनेंट भी cos थीटा बना लेगा। तो cos थीटा हो जाएगा आपका cos² थीटा मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2IA/cos² थीटा/c। डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। When a beam of light is incidented at a angle थीटा विद अ परफेक्टली स्मूथिंग, अगर स्मूथिंग रहेगा तो ये 2 नहीं आएगा, तो सिर्फ IA/cos थीटा आपका आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं और पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। लिखा है द फिनोमेना ऑफ अ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू लाइट। जब किसी भी मेटल सरफेस पे आप लाइट मारते हो तो उस मेटल सरफेस से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से आपने हमारा h-म्यू, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन बेटा इसमें एक बहुत बड़ा झोल है, ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस मेटल के ऊपर क्या मारा, इस मेटल के ऊपर लाइट मारनी है, तो क्या होगा, इस मेटल के ऊपर आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर आपको लाइट मारनी है, जो कि आपकी लाइट होगी h-म्यू, तो याद रखिए कि आपकी जो h-म्यू लाइट होगी, जो कि आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, वो ज़्यादा होनी चाहिए
इन इलेक्ट्रॉनों की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये बाइंडेड है अंदर, है ना। अगर उनको फ्री करना है तो आपको उनको क्या देना पड़ेगा, उनको लालच देना पड़ेगा, उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, इनकी जो एनर्जी होती है, जो मिनिमम एनर्जी होती है इनकी, यानी कि हम बोलेंगे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो होती है फाई, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो वो ये मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप क्या करवा सको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सको। तो आपका एच म्यू यहाँ पर बड़ा होना चाहिए किससे, फाई से। याद रखिएगा, आपकी इंसिडेंटेड लाइट आपकी इलेक्ट्रॉन की, जो आपके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ऑक्यूपाइड है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आगे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के भी बता दे रहा हूँ ना। कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट है फोटोन, ठीक है ना। एनर्जी आर एमिटेड इफ द इंसिडेंट लाइट एज फ्रीक्वेंसी, समझिए ध्यान से, एज फ्रीक्वेंसी v इज ग्रेटर देन इक्वल टू v नॉट इज इंसिडेंटेड। मतलब अगर आपने देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, फाई, फाई क्या होता है यहाँ पर, एच म्यू नॉट। एच म्यू नॉट का मतलब क्या हो गया, एच म्यू नॉट का मतलब ये हो गया कि म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जो जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए। ये जो म्यू नॉट होता है ना बेटा, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि बेटा आयरन के लिए तो आपको 150 हर्ट्ज की लाइट लेके आनी पड़ेगी तभी जाके निकलेगा। तो ये आयरन के लिए वैल्यू फिक्स है। मतलब अगर आपको आयरन के लिए, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है 150 हर्ट्ज से ज़्यादा की लाइट चाहिए होगी। मैंने ये फॉर एग्जाम्पल लिया है ना, एग्जैक्ट फिगर नॉट नोन, है ना, समझ में आ गया आपको। तो अब क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भैया, इलेक्ट्रॉन एमिटेड इफ द इंसिडेंट लाइट हैज़ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, यानी कि तब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए आपके मटेरियल की मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से। आगे लिखा है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेंसिटी के लिए इंडिपेंडेंट होता है। द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू म्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसी के लिए अगर आपको वेवलेंथ की बात कर ली जाए तो देखिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा उल्टा रिलेशन होता है। तो जो आपका लेमडा होगा वो कम होना चाहिए या ज़्यादा, कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, आपके थ्रेशोल्ड लेमडा से। क्योंकि कम होगा तभी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इंसिडेंटेड ज़्यादा होगी या बराबर होगी किसके, फाई नॉट के। समझ में आया, फाई नॉट कितना होता है, फाई नॉट होता है आपका एच म्यू नॉट या फिर एच सी लेमडा नॉट, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है म्यू नॉट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। मैंने आपको बोला आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन का निकलना नहीं डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो यानी कि इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड नहीं करता, एमिशन डिपेंड नहीं करता, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो ये चीज़ जरूर है कि आपके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने क्या किया, देखिए ध्यान से, कि अगर आप एक लाइट लेके आए जो कि जिसका आपका फ्रीक्वेंसी था म्यू और आपकी रिक्वायर्ड जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी म्यू नॉट, यानी कि आपकी क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन आप जो अपनी लाइट लेके आए हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, यानी कि आपकी लाइट में उतनी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं जितनी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। और आप इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दो तो बेटा कभी भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना डिपेंड करता है ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ पे। समझ में आ गया आपको, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। आगे चलते हैं, देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक का एक क्वेश्चन लिखी हुई है, क्या है इसका मतलब, देखिए जरा ध्यान से। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि देखिए, अगर आपने ई दिया, ई एनर्जी इसको दी, तो इसको कितनी रिक्वायर्ड थी, फाई नॉट, है ना, इसको कितनी रिक्वायर्ड थी, फाई नॉट। जब इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो क्या होगा, ये आगे मूव करेगा, और ये जो आगे मूव करेगा ये किससे करेगा, काइनेटिक एनर्जी से। अब मैं मान लेता हूँ कि कोई भी लॉस नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मतलब क्या है कि अगर आप 100 जूल, 100 मैं जूल में ले लेता हूँ एक बार, 100 जूल लाइट मार रहे हो और रिक्वायरमेंट सिर्फ 40 जूल की थी, तो बाकी 60 जूल कहाँ जाएगा, बाकी 60 जूल इन इलेक्ट्रॉन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद वेलोसिटी को बढ़ा देगा। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लग गया, 100 बराबर है किसके, 40 + 60 के, है ना। तो यही एनर्जी कंजर्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि जो फोटोन की एनर्जी है वो किसके बराबर है, यानी कि फोटोन की एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ये एनर्जी बराबर है, मैं देख लीजिए जरा ध्यान से अच्छे से समझिएगा, कि ये वाली एनर्जी बराबर है किसके, इन दोनों के सम के, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। तो देखिए यहाँ से आपका क्लियर हो गया ये वाला चीज़ भी,
कि एच म्यू जो है वो किसके बराबर है, के ई मैक्स प्लस फाइव के। ये के ई मैक्स इसलिए लिखा है क्योंकि माना गया है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई है। समझ में आ गया आपको? ऐसा नहीं होता कि लॉस नहीं होती, लॉस होती है। कभी कभी आपका मेटल हीट अप हो जाता है जिसमें आपकी काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है। सरफेस के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को आपस में कोलिजन भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेटल हीट अप भी हो जाता है। समझ में आया? तो इन रियल में आपका के ई मैक्स हमेशा नहीं होता, कुछ एनर्जी आपकी लूज भी हो जाती है, किसमें, हीट की फॉर्म में। लेकिन अभी हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। ठीक है ना? ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो फाई है वो है वर्क फंक्शन, एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन फ्रीइंग इटसेल्फ फ्रॉम द एटम ऑफ द मेटल, है ना, जो कि जिसकी वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए आगे चलते हैं। और लिखा है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है बेटा, देखिए ज़रा ध्यान से। जब आप क्या कर रहे होते हो, लाइट मार रहे होते हो, और लाइट मारने पर आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो वो किससे आगे बढ़ता है, के ई मैक्स से। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इलेक्ट्रॉन को मैं स्टॉप कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इधर की तरफ से, देखिए इलेक्ट्रॉन तो चार्ज होता है, तो मैं इधर की तरफ से क्या करूँगा, एक निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा या फिर एक निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाऊंगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जिसकी वैल्यू बराबर होगी इस के ई मैक्स के, यानी कि वो एनर्जी दूंगा। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई वी या फिर ई वी एस। समझ में आया? तो ये जब ये आपका ई वी एस बराबर होता है के ई मैक्स के, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आपने स्टॉप कर दिया, भाई देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आने लग गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था जो जिसकी के ई मैक्सिमम थी, बाकियों की कम थी, आपने उसी को स्टॉप कर दिया तो बाकी भी स्टॉप हो जाएंगे। तो वो मिनिमम वैल्यू किसकी, रिटार्डिंग पोटेंशियल की। रिटार्डिंग मतलब उल्टी डायरेक्शन में लगाया गया है, इन द मोशन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, है ना। तो देखिए वो जो आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा उसको आप बोल देंगे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि उस पर क्या स्टॉप हो जाएगा, उस पर आपका स्टॉप हो जाएगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टॉप हो जाएगा। द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज फोटोन फ्लक्स। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो आपके सरफेस पे पर यूनिट टाइम को, तो आप उसको बोलेंगे फोटोन फ्लक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कट ऑफ पोटेंशियल भी समझ में आ गया होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी समझ में आ गया होगा। वो मिनिमम वैल्यू जहाँ पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप हो जाए, है ना, स्टॉप हो जाए। अब स्टॉप तो आप बोलोगे कि फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइट जो आप मार रहे हो उसको बंद कर दो, नहीं वैसे नहीं करना। क्या करना है आपको, आपको बस क्या करना है, निगेटिव पोटेंशियल बनाना है, ताकि वो आपका क्या हो जाए, आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आते आते रुक जाए। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। लिखा है वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, देखिए मैटर के दो नेचर होते हैं, सॉरी मैं ये बता देता हूँ कि वेव जो होती है उसके बेटा डुअल नेचर होते हैं। क्या होते हैं, डुअल नेचर। ये किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। एक नेचर होता है मैटर, मतलब एक नेचर होता है आपका पार्टिकल नेचर, सॉरी, जो आपका डुअल नेचर होता है, देखिए एक सेकंड, जो आपकी वेव होती है उसके डुअल नेचर होते हैं। एक होता है आपका पार्टिकल नेचर और एक होता है आपका वेव नेचर, ठीक है ना। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसके बारे में जो एक्सप्रेशन किया था वो आपका क्या था, डी ब्रोगली ने। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको, देखिए समझिए क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और अदर फॉर्म ऑफ मैटर एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। तो यानी क्या लिखा है यहाँ पे, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ वेव क्या करती है, एक वेव नेचर, एक वेव की प्रॉपर्टी फॉलो करती है, जिसमें क्या होता है, जो कि इंटरफेरेंस भी करती है और डिफ्रैक्शन भी करती है। ये प्रॉपर्टी होती है वेव की, जिनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। बेटा एच अपॉन पी में पी है मोमेंटम, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसमें मास होगा उसमें आपका वेवलेंथ भी होगा, और जिसमें वेवलेंथ होगा उसमें आपका मास भी होगा। ये किसने बताया, ये डी ब्रोगली ने बताया कि जिसमें वेव नेचर होता है उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या हम में मास है और हमारे अंदर भी कोई वेव नेचर है क्या, बिल्कुल हमारे अंदर भी एक वेव नेचर है। लेकिन बेटा हमारा मास इतना ज़्यादा होता है कि ये वेव नेचर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। तो हर चीज़ जिसमें मास है उसमें एक वेव नेचर होता है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो होता है एच अपॉन पी, और एच अपॉन पी को क्या लिख सकते हैं हम, एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल का मतलब क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसको हम बी स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर मैं पी की वैल्यू निकालूँ तो मेरा हो जाएगा 2m ई इज वॉट काइनेटिक एनर्जी। अब मैं पी की जगह, इस पी की जगह
हम लिख सकते हैं इस वाली वैल्यू को। देखिए यहाँ पर, देखिए हमें मालूम था कि लैम्डा होता है h/p, और p की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2m, तो h अपॉन यहाँ पर जाएगा 2me, तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये डायरेक्टली कई बार नीट में आ भी चुका है ना, लास्ट ईयर आया भी था नीट में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, तो शायद ये 2017 में आया था। तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। वैसे भी मैं इसके क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली जो परसों वीडियो आएगी, मतलब आज के बाद, मतलब जो आपका कल को छोड़ के परसों जिस दिन ये वीडियो डाली जा रही है, और अगर ये आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो है वो आ चुका होगा, वो वाली वीडियो भी आ चुकी होगी। तो प्लीज़ क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा, है ना। जो लोग इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो मैं आपकी इसकी परसों क्वेश्चन की वीडियो डाल दूंगा, जिसमें मैं आपको नीट के प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तो आप प्लीज़ उस वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए और फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी बात करूँ, इलेक्ट्रॉन की, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग फॉर्मूला होगा लैम्डा का। तो क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा आपका, देखिए वो फॉर्मूला होगा आपका ये वाला, याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। प्रोटॉन के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला, अल्फा पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, देखिए बेटा बहुत आसान है। ये नीचे जो ये V आया, ये वोल्टेज कैसे है, देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2me इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इस E को ही हम लिख सकते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, QV। क्या लिख सकते हैं हम, QV, क्योंकि E जो होता है काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर होता है, QV के बराबर होता है। समझ में आया। तो देखिए Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा का जितना भी चार्ज होता है वो लिख के रख दीजिए। M आपको मालूम है सबका, 2 आपको मालूम है, H की वैल्यू मालूम, तो नीचे आपके हर बार एक ही चीज़ बचेगी जो कि बचेगा √V, और इन सबको आपने एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रखा है। तो यानी कि जो भी लैम्डा आएगा उसको आपको 10⁻10 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्या बनेगा, ये एंगस्ट्रॉम में बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाले फॉर्मूले आपको ज़रूर याद करने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट एज इट इज़ आ सकते हैं आपके नीट एग्जाम में। प्लीज़ एक बार इनको ज़रूर याद रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे और हम पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए पहला मॉडल होता है आपका थॉमसन मॉडल, जिसको आप बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बस पढ़ के सुना देता हूँ, ये जो लाइन है इनका मीनिंग अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फुल साइज ऑफ एटम, है ना। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था, एक पूरा का पूरा क्या था आपकी, जैसे कि एक पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव पार्ट था जिसको आप बोल रहे थे स्फेयर, और नीचे इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड थे। तो इसकी ये लगता है आपका बिल्कुल किसकी तरह, पुडिंग की तरह। पुडिंग क्या होता है, एक बिस्किट होता है, या इसको वाटरमेलन भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका जो रेड पार्ट होता है वो होता है आपका पॉजिटिव पार्ट, जो भी आपका रेड पार्ट है वो आपका पॉजिटिव पार्ट है, और जो आपका ये डॉटेड डॉटेड पार्ट है तो ये वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव पार्ट, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर स्टडेड, मतलब गड़े हुए होते हैं, इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फेल टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल ऑफ द स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल ऑफ द फॉइल ऑफ मैटर, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक डिसएडवांटेज हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल को बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए द मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड विद इन द साइज, इतना, यानी कि क्या इसने क्या बताया था, इसने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसका ऑर्डर ऑफ रेडियस होता है 10⁻⁻14, है ना। आगे बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन बिटवीन देम। इन्होंने बताया था कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक सर्टेन किस में घूमते हैं, सर्टेन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, है ना। किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। An accelerating charge radiates the nuclear spiraling inward and finally fall into the nucleus। बस ये एक बार बताना भूल गए थे कि क्या, कि अगर कोई बेटा चार्ज पार्टिकल आपका सर्किल में घूम रहा है ना, किसी न्यूक्लियस के अबाउट, अगर वो सर्किल में घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, तो वो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अपनी क्या करेगा, एनर्जी को लूज़ कर देगा, और जब भी एनर्जी को लूज़ कर देगा तो ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, ये किस में घूमेगा, ये आपका घूमेगा स्पाइरल में, और जाके अंदर क्या हो जाएगा, बॉम्बार्डेड हो जाएगा, जिससे एटम ही फट जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे लिखा है अन एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएट द न्यूक्लियस स्पायरलिंग इनवर्ड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस विच डज नॉट हैपन इन द एटम, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द मॉडल। तो ये मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। समझ में आ गया।
चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है अगला वाला, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर अडॉप्टेड द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। इन्होंने काफ़ी हद तक अपना जो बातें थी वो रदरफोर्ड की जारी रखी। बस इन्होंने बताया कि जो आप बोल रहे थे ना कि वो रेडिएट करेगा एनर्जी, तो ऐसा नहीं होता, रेडिएट एनर्जी नहीं करता है। इनका जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है हमेशा, और वो क्या रहता है, h/2 का मल्टीपल रहता है ना। तो NH/2 का मल्टीपल होता है, जिसमें n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। यानी कि अगर हम नंबर 1 ऑर्बिट की बात करेंगे तो उसका मोमेंटम होगा h/2, दूसरे का होगा 2h/2, तीसरे का होगा 3h/2, और वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हर एक अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन विद इन द ऑर्बिट वो क्या रहने वाला है, आपका कंजर्व रहने वाला है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, आपका कंजर्व रहता है। इसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो लूज नहीं होती, और वो परफेक्ट एक ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी ओनली इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू द हायर ऑर्बिट और हायर टू द लोअर ऑर्बिट। मतलब अलग अलग आपके क्या होते हैं, जैसे कि एक के शेल होती थी, है ना। देखिए ये पॉजिटिव है, ये के शेल है, ये एल शेल है। तो इस तरह से आगे एक और शेल होगी, जैसे मान लीजिए एम शेल। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक एनर्जी लेवल से या एक शेल से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहा है, तो सिर्फ तभी एनर्जी क्या करता है, लूज या गेन करता है। समझ में आया आपको। लेकिन याद रखेंगे जो बाहर वाली ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्पीड में मूव करती है। और अंदर वाली की एनर्जी जो होती है सबसे कम होती है। समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं। और जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं तो तभी क्या होता है, इनका एनर्जी ट्रांजिशन होता है। और एनर्जी कम या ज़्यादा करने के लिए इनको एनर्जी गेन करनी पड़ती है, या फिर एनर्जी इनको लूज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो द एनर्जी आगे लिखा हुआ है, द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब इज अ लाइट फोटोन, जिसकी वैल्यू होती है E = h, यहाँ पढ़ चुके हो। अब देखिए आगे, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी nth, यानी कि nth शेल या nth ऑर्बिट की बात करेंगे तो होता है NH/2 पाई। अगर आपको रेडियस की बात करी जाए तो देखिए रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में है ये। तो याद रखेंगे जो Rn होता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके एन के स्क्वायर के, ठीक है। एनर्जी दे रखी है, देखिए आगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है, देखिए क्या, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, सब लोगों ने पढ़ा होता है। तो यहाँ से मालूम चल जाता है कि जो आपका ई एन होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के स्क्वायर के, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नेगेटिव, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ बाउंड। देखिए एनर्जी जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि ये बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस है। इसको आप इतनी एनर्जी दोगे तो ये जीरो हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूँ कि जो ये आपका जो ये न्यूक्लियस है, इससे ही वाला जो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो -10 जूल से बाउंडेड है। तो अगर मैं इसको 10 जूल बाहर से दे दूँ तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तभी ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो माइनस का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है अगर आपको एनर्जी डिफरेंस निकालना हो विद इन द शेल, तो देखिए डेल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। याद रखिएगा N2 वो वाला ऑर्बिट है ना, जंप फ्रॉम N2 टू N1, मतलब N1 वो जहाँ पर जाना है और N2 वो जहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। अगर वो जंप कर रहा है तो देखिए ये वाली जो रहेगी इसका फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो ई है ना, ये डेल ई है। इस डेल ई को हम लिख देते हैं HC/λ। क्या लिख देते हैं, HC/λ। तो यहाँ से देखिए लैम्डा की भी एक इक्वेशन बन जाती है जो कि सब कुछ करने के बाद आती है। जैसे कि क्या होती है वो, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यहाँ पे HC/λ था, HC को आप नीचे ले गए। जब HC को नीचे ले गए तो यहाँ पे आपका R आ गया, और R आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.097 इंटू 10⁻7 मतलब पर मीटर। मीटर इन्वर्स होता है इसकी यूनिट, याद रखिएगा, ठीक है ना। रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ एन एच शेल, तो देखिए ये आपको बता दिया था मैंने, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड क्यों आया, अगर देख लीजिए आपको हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का निकालना है, सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं निकालना, तो आप उसका जेड रख सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आप हीलियम का निकालिए, हीलियम प्लस का, है ना। तो हीलियम प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम होता है। तो आप हीलियम की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। हाइड्रोजन की जगह क्या रखेंगे, जेड की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन होती है 1, और हीलियम के लिए क्या होती है, 2 होती है। समझ में आ गया आपको। चलते हैं आगे। देखिए आगे दे रखा है स्पेक्ट्रल सीरीज। तो क्या होता है, जब ये लोग ट्रांजिशन करते हैं, तो जब इनका ट्रांजिशन होता है, तो इनका ट्रांजिशन जब हो रहा होता है तो वो किस में होता है, फोटॉन्स के रूप में होता है। तो जो फोटॉन्स होते हैं वो अलग अलग रेंज में आते हैं, अलग अलग उनकी वैल्यू होती है। यानी कि क्या होता है, जब भी देखिए जैसे कि एक होता है के शेल, एक होता है एल शेल, एक होता है एम शेल। तो क्या हो रहा है, जब एम से एल में आ रहा है या एल से एन में आ रहा है
या ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये एनर्जी क्या कर रहा होता है, लूज़ कर रहा होता है, क्योंकि बाहर एनर्जी ज़्यादा होती है, अंदर अंदर एनर्जी कम होती है, तो उसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ती है, लूज़ करनी पड़ती है। वो एनर्जी बाहर निकल जाती है किसकी फॉर्म में, आपकी या आपकी लाइट की फॉर्म में, और इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती है, जैसे कि देखिए एक है लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ मतलब लैंडिंग ऑर्बिट है आपके n=1। देख लीजिए एक बार, n=1 ये रहा, n=2 ये रहा, n=3 ये रहा, n=4 ये रहा। अब देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 2 से भी 1 में आ रहा है, 3 से भी 1 में आ रहा है, और 4 से भी 1 में आ रहा है, तो ये जो सीरीज़ बनेगी इसको आप बोलेंगे लाइमन। इसमें क्या है, लैंडिंग जो आपका ऑर्बिट है वो है n=1। मैंने आपको स्टेट ऑर्बिट बनाई है, ठीक है ना। n=1 ऑर्बिट रहेगा। इसकी एनर्जी निकालनी होगी या फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो आप इससे निकाल सकते हैं। और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। किस में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ज़रूर याद रखिएगा, लाइमन किस में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। तो लाइमन के बाद आता है आपका बामर सीरीज़, और बामर सीरीज़ जो होती है वो आपकी आती है विजिबल रीजन में। लैंडिंग ऑर्बिट होती है इसमें n=2। देखिए n=1 यहाँ था, n=1 में ना आए ऊपर की ऑर्बिट से, कहाँ पर आए, n=2 में आए। कहीं से भी आए लेकिन कहाँ पर आए, 2 में आए। देखिए कहीं से भी आए, n2 कहीं से भी आए लेकिन कहाँ पर आए, 2 में आए, तो आपका बनता है बामर सीरीज़। समझ में आया, बामर सीरीज जब भी आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा n=2 में। ऐसे ही जब n=3 में आ रहा होगा तो बनेगा पास्चन सीरीज। ये लाई करता है आपका इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है ना। आपका ब्रैकेट सीरीज हमेशा याद रखिए। कब कुछ लोग सोचेंगे जैसे कि देखिए n=3 है, नीचे यहाँ पे n=2 है, n=1 भी है, तो देखिए नीचे से कभी भी ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो सिर्फ एनर्जी रिलीजिंग ऑर्बिट लेते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है कि n2 जो लेंगे, यानी कि जहाँ से वो आ रहा होगा वो 2 से बड़ा लेना पड़ेगा। 2 से छोटे वाले से नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, 2 के बड़े वाले से आएगा, यानी कि 3 से आ सकता है। किससे आ सकता है यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर आ सकता है किस में से, n2 की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5, 6। यहाँ पे क्या हो सकती है 4, 5, 6 एंड सो ऑन। समझ में आया ना। क्योंकि आपका 1 और 2 नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि 1 और 2 तो नीचे होंगी, नीचे वाली ऑर्बिट की एनर्जी तो और भी कम होगी। जब वो और ज़्यादा वाली ऑर्बिट में जाएगी तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी लूज नहीं करेगी, वो उसको एनर्जी चाहिए होगी। आगे दे रखा है ब्रैकेट सीरीज, वो आता है आपका मिड इंफ्रा रीजन में, है ना, मीडियम इंफ्रा IR में। ये आता है आपका नियर IR में पास्चन। और लास्ट होता है आपका फंड, वो आता है आपका फायर IR में, यानी कि लॉन्ग IR, मीडियम IR और शॉर्ट IR। समझ में आ गया आपको। चलिए चलते हैं। देखिए इन ऑल दी सीरीज n2, जो n2 होता है, अगर आपका n2 क्या है, n1+1 है तो उसको हम बोल देते हैं अल्फा लाइन, n2+2 है तो बोल देते हैं बीटा लाइन, और n1+3 है तो बोल देते हैं गामा लाइन। ये समझ में आ गया आपको। n1 क्या है आपकी लैंडिंग ऑर्बिट, और n2 आपका पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो ये अल्फा लाइन, बीटा लाइन और गामा लाइन किस पर डिपेंड करती है, वो इस पर डिपेंड करती है कि कहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट से आ रहा है, कौन से शेल से आ रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी हो तो उनका फॉर्मूला होता है ये वाला। याद रखिए ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए है, अगर n2 आपका क्या है 1 और n1 क्या है आपका n, यानी कि जब आपका n ऑर्बिट से आपका किस में आ रहा हो, 1 ऑर्बिट में आ रहा हो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर आपका आ रहा हो किसी n ऑर्बिट से किसी m ऑर्बिट में, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, तो बेटा फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो ये आपको स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो मैं बोल देता हूँ आपको कि आप हमेशा यही वाला फॉर्मूला याद रखिए। आपका n2 1 है तो m की जगह यहाँ पे 1 रख दीजिए। अगर आप n की जगह 1 रख देंगे तो आपका वही आ जाएगा जो ऊपर वाला फॉर्मूला है। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला जरूर याद करना है, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद करना है। अगर आपसे नंबर ऑफ लाइन पूछेगा तो इससे आप कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपको काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर एक्साइटिंग पोटेंशियल की बात करें, मतलब वो पोटेंशियल जो कि n1 से n2 जाने में लगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, वो n2 की एनर्जी माइनस n1 की एनर्जी अपॉन चार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए क्योंकि देखिए होता है ना E/Q क्या होता है, VE होता है ना, क्योंकि E क्या होता है QV, तो डेल E/Q यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रखे हैं यहाँ पे, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप एनर्जी को कभी भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बन जाएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं एक्सरेज के बारे में। एक्सरेज क्या होती है, एक्सरेज आर प्रोड्यूस बाय बॉम्बार्डिंग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन टू द टारगेट ऑफ हैविंग हाई एटॉमिक वेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि क्या होता है, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को आपको बॉम्बार्ड करना पड़ता है एक ऐसे हैवी एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट पर जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है,
इसको बोलते हैं टारगेट एलिमेंट, और उसका एटॉमिक वेट भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है शॉर्ट वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत शॉर्ट होती है, इसलिए इनकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आर प्रोड्यूस व्हेन द मेटल एनोड इज बॉम्बार्डेड विद द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जब कोई मेटल का एनोड पे क्या करते हैं हम, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड कर देते हैं, ठीक है ना। दे कॉज बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। दे आर नॉट अफेक्ट बाय द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये अफेक्ट नहीं होती हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट, अब इसमें क्या होते हैं, दो तरह के आपके एक्सरे होते हैं, मैं आपको मेजरली थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ इसमें। एक होता है आपका कंटिन्यूअस एक्सरे, क्या होता है आपका कंटिन्यूअस एक्सरे, और एक होता है आपका करेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है ना, करेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कंटिन्यूअस एक्सरे तो सिंपल है, आपने बॉम्बार्ड किया है और बॉम्बार्ड करते हुए क्या हुआ, जो भी आपकी क्या हुआ अलग अलग लैम्डास निकले वो आपके आ जाते हैं। लेकिन जो आपका ये वाला है करेक्टरिस्टिक वाला, इसमें क्या होता है, इसमें आपके कुछ पीक्स भी आती हैं। वो क्यों आती हैं, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैप हो जाता है कहीं पर बीच के शेल्स में, तो अचानक से एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिएगा कि एक्सरे के जो एमिशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम एमिशन और एक होता है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एमिशन। समझ में आया आपको, आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिटिंग द टारगेट, यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके टारगेट को हिट ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बढ़ जाएगी। जो एक्सरे एमिशन होता है वो रिवर्स होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, आप एच म्यू मारते थे फिर आपके इलेक्ट्रॉन निकलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मारना है फिर आपका एच म्यू निकल रहा है, तो जस्ट रिवर्स होता है आपका किससे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, चलते हैं आगे। लिखा है द कट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द मिनिमम वेवलेंथ वेयर द वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द ट्यूब, तो लैम्डा मिनिमम ये आपने पहले भी कर रखा है, इस वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू रिटार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और करेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए देखिए यहाँ पे के अल्फा की जो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है और के बीटा की लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, चाहे तो आप इनको भी याद कर सकते हैं, लेकिन वैसे प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं आया। समझ में आ गया आपको, लेकिन ये वाली जो लाइन है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिटिंग द टारगेट, इसको याद जरूर रखिएगा। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं। देखिए आपने अब तक ये पढ़ ही लिया था कि जो बोर मॉडल के जितने फॉर्मूले होते हैं वो ये होते हैं, लेकिन अगर उसमें मोस्टली करेक्शन लग जाए तो बेटा जहाँ जहाँ पर जेड आ रहा था वहाँ पे जेड माइनस बी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और पूरा का पूरा सब कुछ वही रहेगा। अब बी क्या है, बी इज़ अ स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है, जो कि के सीरीज़ के लिए 1 होता है और एल सीरीज़ के लिए 7.4 होता है। यानी कि जो आपकी के सीरीज़ होती है उसके लिए जो बी होता है वो होता है 1, और आपके एल सीरीज़ के लिए जो बी होता है वो होता है 7.4। तो आप इनका यूज़ करिए, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले आपके वही हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, और मोस्टली करेक्शन में क्या होता है, मैनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होता है, इसलिए वहाँ पे बी भी आना होता है, ठीक है ना। तो देखिए वी आ गया आपका, वी का फॉर्मूला आपने बताया था 0.529 वाला, वही है ये। आर और सी और जेड की वैल्यू रख दीजिएगा। हमने पहले हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 रखी थी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जेड अलग अलग रख सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक अलग अलग एटम्स के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए। हीलियम लेंगे तो हीलियम का जेड रखेंगे, और अगर आप कुछ भी लेंगे तो उसका आप यहाँ पे जेड रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रैग लॉ होता है, ब्रैग लॉ सबको मालूम है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये जरूर याद रखिएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे प्लेसिंग अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ जरूर फॉलो करेगा, मैंने आपसे पहले बोला था, क्योंकि एक्सरे भी क्या होती है, ईएम वेव्स होती है, और ईएम वेव्स क्या फॉलो करती हैं, डिफ्रैक्शन भी, इंटरफेरेंस भी, सब कुछ फॉलो करती हैं, ठीक है ना। तो डी क्या होता है, देखिए डी क्या होती है, डी होती है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, मतलब जो आपके एटम के बीच की डिस्टेंस है वो जहाँ से एटम निकल के इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। थीटा आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू लग जाएगी और यहाँ से लैम्डा आप निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब थीटा होगा, साइन थीटा होगा 1, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 2d के बराबर, ये एक पॉइंट आ गया, इसको भी याद रखा जा सकता है। आगे चलते हैं, लिखते हैं की पॉइंट के बारे में। तो की पॉइंट क्या है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आपको निकालना हो तो आपको करना पड़ेगा c डिवाइडेड बाय 137n, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। सीरीज लिमिट की बात करें तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दैट सीरीज, सीरीज लिमिट क्या होती है, जो मिनिमम वेवलेंथ होगी उस सीरीज की, यानी कि जैसे कि लाइमन सीरीज की जो भी मिनिमम वेवलेंथ होगी वो आपकी सीरीज लिमिट कहलाती है। जो कभी आपसे सीरीज लिमिट की बात करी जाए तो याद रखिएगा कि उस सीरीज की जो मिनिमम लेंथ है उसको क्या, मिनिमम वेवलेंथ है, उसको आप बोलेंगे सीरीज लिमिट। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं न्यूक्लियर कोलिजन के बारे में। तो न्यूक्लियर कोलिजन क्या होता है, वी कैन एक्सप्रेस अ न्यूक्लियर कोलिजन और रिएक्शन बाय फॉलोइंग नोटेशन। क्या है यहाँ पे,
ए एक बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है और एक्स को रेस्ट में रखा हुआ है। जब ए एक्स से टकराया तो दो अलग नए पार्टिकल बने जिनका नाम था वाई और बी। अब वाई और बी के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए पहले हमने क्या लगाया, हम यहाँ लगा सकते हैं क्या, देखिए जैसे कि फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इसकी एनर्जी हो गई K1, इसकी होगी K2, इसकी होगी K3, इसकी होगी K4, ठीक है ना। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम कह सकते हैं कि K1 में K2 प्लस करो, प्लस क्या है एम ए और एक्स, मतलब ए और एक्स को क्या करा हमने, एम ए और एम एक्स को हमने प्लस कर दिया, उसको सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसकी एनर्जी आ गई, प्लस K3 प्लस K4 एम वाई प्लस एम वी प्लस सी स्क्वायर, तो ये इसका एनर्जी कंजर्वेशन आ गया। अब यहाँ पर अगर आपको क्यू वैल्यू निकालनी, क्यू वैल्यू इज द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस पूरी इक्वेशन में एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हम बोलोगे क्यू। पहले आपने क्यू को निगलेक्ट कर रखा था, अब इस क्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पूरे को, यानी कि क्या होगा, आप क्यू की वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू ले लेता हूँ इधर की साइड, तो क्या करना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस पूरे के पूरे को, इस वाले पूरे के एक्सप्रेशन को इधर ले आना पड़ेगा माइनस में। तो देखिए आ गया K3 प्लस K4 माइनस K1 प्लस K2, और आपकी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। समझ में आया। क्यू की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू रिएक्टेंट, है ना, क्योंकि वो टूट के बने। और अगर निगेटिव है तो यानी कि एनर्जी एब्जॉर्व करी गई है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करी गई है यानी कि क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल है इन कंपेरिजन टू रिएक्टेंट। क्योंकि वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, द समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिस एनर्जी से न्यूक्लियस क्या रहता है, वो आपस में बंधा हुआ रहता है। समझ में आया। न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात कर लेते हैं। फिजन क्या होता है, बड़ी न्यूक्लियस का छोटी न्यूक्लियस में टूटना, ठीक है ना, याद रखेंगे क्या होता है, एक बड़ी न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस में टूट जाना होता है आपका न्यूक्लियर फिजन। और फ्यूजन क्या होता है, दो छोटी छोटी न्यूक्लियस को मिलाकर एक बड़ी न्यूक्लियस का बन जाना होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन और फ्यूजन समझ में आ गया। एनर्जी जो होती है इसमें देखिए आपको मालूम है क्या होती है, एनर्जी होती है इसमें एम सी स्क्वायर, डेल एम एम सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब बदलते हैं तो वो जो एनर्जी आती है वो आती है 931 डेल एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। चलते हैं रेडियो एक्टिविटी की ओर। तो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं बहुत सारे, जैसे कि होता है अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अल्फा डीके की बात कर लेते हैं, बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस डिक्रीजेज इट्स मास नंबर एंड मूव टूवर्ड स्टेबिलिटी। तो क्या होता है आपका, एक ए होता है और एक आपका जेड होता है, ये आपका है। तो जब आपका कौन सा डीके होता है, अल्फा डीके होता है, तो आपका ए में से 4 माइनस हो जाता है और जेड में से 2 माइनस हो जाता है। क्यों होता है ये, क्योंकि आपका एक हीलियम एटम, एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक हीलियम एटम होता है, वो आपका निकलना होता है। और हीलियम एटम का जो आपका एटॉमिक मास होता है वो होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। तो आपको ये निकालना होता है, इसलिए आपको जो पेरेंट न्यूक्लियर होता है उसमें से आपका 2, 4 और 2 माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही बीटा डीके की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे क्या है कि जो बीटा डीके है, आइदर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन और प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। तो इससे क्या होता है, हमेशा आपका न्यूट्रॉन का नंबर कम होता है, ठीक है ना। तो बीटा डीके के अंदर क्या होता है, बीटा डीके के अंदर या तो आपका जो आपका जेड होता है सिर्फ उसी में कमी आती है, ए आपका सेम रहता है। और गामा डीके के अंदर सब कुछ सेम रहता है, आपका जो मास नंबर होता है वो भी सेम रहता है और आपका एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है। बस ये थोड़ी सी एनर्जी को लूज कर देता है जिसको बोलते हैं गामा फोटोन, ताकि वो स्टेबल हो जाए। और भी पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के अंदर क्या होता है, देखिए ज़रा ध्यान से, दिखाए द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। यानी कि जो रेडियो एक्टिव डीके होता है dN माइनस dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने न्यूक्लियाई अभी डिसइंटीग्रेशन से बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा कर क्या लिख देते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं माइनस लैम्डा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग रेट है इसलिए लिख देते हैं माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस यहाँ पहुँच जाएगा तो माइनस लैम्डा। अब क्या होगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये इक्वेशन जब इंटीग्रेट होगी तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा इस तरह से पूरा का पूरा। तो याद रखिएगा ये आपका फॉर्म है जिसमें आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे n अपॉन एन नॉट, यहाँ पे आ गया ln, ये आ गया माइनस लैम्डा टी। अब इस ln को इधर ले जाएंगे तो आपको जो फाइनल में आंसर बनेगा वो बनेगा ये n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। समझ में आया। तो ये आपका क्या आ गया, रेडियो एक्टिव लॉ की फॉर्म आ गई, ठीक है। यहाँ से अगर टी निकालना होगा तो टी की वैल्यू ये हो गई, एन की वैल्यू ये हो गई। लैम्डा इसमें क्या है, लैम्डा इसके अंदर डीके कांस्टेंट रहेगा,
तो ये 2 फॉर्मूले ज़रूर याद रखिएगा, इनकी ज़रूरत काफ़ी आपको पड़ेगी। बात कर लेते हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ क्या होता है, जब आपकी न्यूक्लियस आधी खत्म हो जाती है तो आपकी जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, ln2 अपॉन, देख लीजिए ध्यान से, कि ये होती है आपकी ln2 अपॉन लेमडा, यानी कि 0.693 अपॉन लेमडा। ln2 की वैल्यू क्या होती है, 0.693। एवरेज लाइफ की बात करेंगे तो वो रिवर्स होता है आपका डीके कांस्टेंट का, तो आपका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया टी हाफ और टी एवरेज का रेशियो क्या होता है, तो याद रखिएगा ln2 होता है। कितना होता है, ln2 होता है। समझ में आया आपको। चलते हैं आगे। अगर एक्टिविटी की बात करें तो आर की, तो आर का जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है ना। 1 बैक्यूरल की बात करें तो 1 बैक्यूरल किसकी यूनिट होती है, ये होती है आपकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की यूनिट। तो 1 बैक्यूरल में होता है 1 डीके पर सेकंड ना, इसको हम बोलते हैं लेमडा। लेमडा की यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन रेट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। 1 क्यूरी की वैल्यू होती है आपकी 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल। एक रदरफोर्ड की वैल्यू होती है 10⁻6 बैक्यूरल, ठीक है ना। अगर हाफ लाइफ के बाद आपको निकालना हो कि कितनी न्यूक्लियाई लेफ्ट है, तो आप क्या करेंगे, n0 अपॉन 2 की पावर n कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन लूँगा इसमें, तो आपको जरूर मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो अगली वीडियो आएगी आपकी परसों, ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ सर्वाइविंग द टाइम टी, तो ये जो आपका टाइम टी होता है वो होता है आपका ई माइनस लेमडा टी। एन में से n0 को माइनस कर देंगे, n0 से n0 कट जाएगा, ई की पावर माइनस लेमडा टी आपका बचेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैं बहुत शॉर्टली इसको कवर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आया है। इसमें क्या होता है आपका, ये ए जो होता है वो बी में टूट रहा है, फिर ये सी में टूट रहा है, फिर ये आगे फर्दर टूटता रहेगा। तो अगर ये इस तरह से चल रहा है आपका कि ए जो है वो आपका बी में टूट रहा है और फिर सी में टूट रहा है, इसमें आपका λ1 लग रहा है, इसमें आपका λ2 लग रहा है, इसमें आपका अल्फा कॉन्स्टेंट है, इसमें बी है, इसमें टाइम t1 लग रहा है, इसमें टाइम t2 लग रहा है। तो याद रखिएगा जो आपका लैम्डा इफेक्टिव होगा वो होगा आपका λ1 प्लस λ2, और जो आपका टोटल टाइम होगा वो होगा आपका T1 अपॉन T2 अपॉन T1 प्लस T2 रहेगा। समझ में आया आपको। डायरेक्ट आप बस इतना ही याद रखिए कि जब पैरेलल डिसइंटीग्रेशन हो रहा होता है तो आपके ये दोनों की दोनों चीज़ें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। समझ में आया आपको ये सब कुछ, इतनी बात समझ में आई पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अगला पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रखा है, यहाँ पे आपका किसका, इस वाली इक्वेशन का, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो ये क्या होता है, शुरुआत में तो आपका रेट बहुत तेज़ होता है जब आपकी न्यूक्लियस कम हो रही होती है, लेकिन बाद में ये रेट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए शुरुआत में जो आपकी न्यूक्लियस होती है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब उनकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, फिर बाद में क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन होने के कारण वो कम होने लगती है। तो ये देखिए इस तरह से आपका ग्राफ पहुँच जाता है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें 2-3 चीज़ें कॉमन है, जैसे कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, मास ऑफ, यहाँ पे देखिए z इंटू एम बी क्या है, माइनस ए माइनस जेड इंटू एम एन क्या है, और ये एम एक्स क्या है। बाइंडिंग एनर्जी कभी भी आपको निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा एक्चुअल जो आपका थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस होता है उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, तो आपके क्या आ जाएगा, आपका डेल एम आ जाएगा। फिर बाद में इस डेल एम को क्या रख दीजिएगा, सी स्क्वायर के बराबर रख दीजिएगा, और आपके एनर्जी भी, बाइंडिंग एनर्जी भी आ जाएगी। फिलहाल आप याद रखिए कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इसमें z के साथ मास ऑफ प्रोटॉन लिया, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है। ए माइनस जेड के साथ लिया है आपने न्यूक्लियस, होगी ए माइनस जेड क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है। आगे आपने लिया है एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये आपकी इतनी वैल्यू, ये आपकी डेल एम की वैल्यू है। डेल एम इज़ द मास डिफेक्ट, इसलिए इसको बढ़ाना जरूरी होता है। बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई होती है वो कैसे करती है, तो वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की पावर 1/3 के, और आर नॉट की वैल्यू क्या होती है 1.3 फर्मी। ज़रूर इसको याद रखिएगा। मैं चलता हूँ आगे। बोर मॉडल मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना। n=n के लिए के सीरीज़, 2 के लिए एल सीरीज़, और यहाँ पर 3 के लिए एम सीरीज़ रहती है ना। जिस भी आपका जो आपका लैंडिंग ऑर्बिट होगा, जो भी आपकी लैंडिंग ऑर्बिट है उसके ऊपर नाम रखे गए हैं के, एल, एम और एन। चलते हैं और आगे अगले टॉपिक कवर करते हैं, जिसका नाम है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स ज़रूर दे पाऊँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन वीडियो पूरी ख़त्म करके ही जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा इसको।
कंपैरिजन बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो देखिए रेजिस्टिविटी की बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो सबसे क्या होती है, सबसे ज़्यादा कम होती है सेमीकंडक्टर से भी और इंसुलेटर से। इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है आपकी सेमीकंडक्टर की और फिर होती है कंडक्टर की। क्योंकि देखिए कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो इसलिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। वही देखिए बात कर लेते हैं किसकी, कंडक्टिविटी की। तो आप देख सकते हैं इसकी सबसे ज़्यादा है और इन सब की कम है, ठीक है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं और रेजिस्टेंस अल्फा की, तो इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, इसका नेगेटिव, ठीक है ना। करंट का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से, और इसमें इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है। अब देखिए जो बैंड डायग्राम होते हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर किसी भी मटेरियल के अंदर दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कौन सा बैंड होता है, वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपकी कंडक्टिविटी में पार्ट लेना चाहेंगे, लेकिन इनका पार्ट लेना डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पर। कि किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके कंडक्शन बैंड कितना दूर है आपके वैलेंस बैंड से। अगर वो बिल्कुल पास में है तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन कूद के वहाँ पर पहुँच जाएगा और कंडक्शन बैंड का हिस्सा बन जाए। याद रखिएगा कंडक्शन बैंड में जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि वो कंडक्शन बैंड जो वो कंडक्टिविटी करेगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस होगा। याद रखिए इसीलिए यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसमें यहाँ पर दे रखा है कि आपका जो कंडक्टर होता है उसमें आपका जो कंडक्शन बैंड होता है और आपका वैलेंस बैंड होता है वो ओवरलैप रहते हैं। क्या रहते हैं, ओवरलैप रहते हैं, यानी कि कोई गैप नहीं होता। यानी कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड का पार्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कंडक्टिविटी इतनी फास्ट होती है। समझ में आ गया आपको। बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में क्या, सॉरी सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये गैप तो होता है लेकिन ये गैप बहुत कम होता है। लगभग ऑर्डर होता है इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप इतना है कि हल्का सा हीट मिलने पर भी या फिर एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने पर भी ये ये आपका अचीव हो जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जम करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर अगर आपका क्या होता है, अगर आपका ये वाला गैप बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि भैया आपका कुछ कुछ भी कर लो आप, ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड के वो कंडक्शन में जा ही नहीं पा रहे, तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता, ये इंसुलेटर रह जाएगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज ही या इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका जो फॉरवर्ड एंड एनर्जी गैप क्या होता है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। तो देखिए ये होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर में। आपका जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, और जो इंसुलेटर होता है उसमें आपका होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, आपको मालूम है। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल देखिए, जर्मीनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फ्लोराइड, ठीक है ना। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए वुड, प्लास्टिक, डायमंड, माइका, ये सब के सब क्या है, आपके इंसुलेटर हैं, इनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। समझ में आया। यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो होता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है जो कि आपकी बुक्स में भी नहीं दिया होता, लेकिन मैंने फिर भी PDF में इसको डाल दिया है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक को इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। प्योर वाले में क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखिएगा क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें जो आपके जो होल की कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन की, यानी कि जो होल की कंसंट्रेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन के बराबर होती है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो वो दो तरह के होते हैं, एक होता है N टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है P टाइप सेमीकंडक्टर। ये इम्प्योर क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनकी जो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें एक इम्प्योरिटी को डोप्ड किया जाता है। यहाँ पर जो इम्प्योरिटी को N टाइप में डोप किया जाता है उन इम्प्योरिटी का नाम होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो उनके लास्ट के ऑर्बिट में होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप डाल देते हैं उनके अंदर क्या, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक या बिस्मथ, ठीक है ना। नहीं बिस्मथ नहीं बोलेंगे इसको, शायद एंटीमनी बोलेंगे, हाँ एंटीमनी, ठीक है ना।
तो आप ये वाली इम्प्योरिटी डाल देते हैं। अब ये वाली इम्प्योरिटी डालने के बाद क्या होता है, इनके पास हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बना लेते हैं क्या, पूरा का पूरा यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है ना, यही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी करेगा। तो यहाँ पर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, डोनर जो आपकी इम्प्योरिटी होती है वो होती है डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि वो क्या करती है, डोनेट करती है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है होल की कंसंट्रेशन से। बात कर लेते हैं पी टाइप की। तो पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में आपकी वही आपकी जो आपका जो 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें आप गैलियम, बेरियम, इंडीनियम या फिर एल्यूमिनियम जैसे 13th ग्रुप के या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्सेप्टेड इम्यूनिटी, वो कि जाके एक्सेप्ट करती है और वहाँ पर एक कैविटी बन जाती है जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कैविटी होती है इसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं होल, और होल पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ होल इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल। समझ में आया आपको पूरी बात? तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एन टाइप में वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप, और पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आपके होल्स। याद रखिएगा इसको। समझ में आया आपको? चलते हैं आगे। मास सेक्शन लॉ लिखा हुआ है, इसमें एक बहुत कमाल की चीज़ है कि जो आपका एन आई स्क्वायर होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर होता है, वो होता है आपका एन ई इंटू एन एच, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन ऑफ होल की अगर मल्टीप्लाई कर दें आप किसी में भी, चाहे इसमें तो वो बराबर होती हैं आपके चार्ज के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। समझ में आ गया? बाकी आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, इनके पीछे कोई भी ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। मैं चलता हूँ डायरेक्ट आगे और पढ़ते हैं और डिटेल में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, करंट ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन होती है वो बराबर होती है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जरूर उसका PDF लेते हुए जाइएगा आप लोग, ताकि आपको अच्छे से समझ में ये आए। ठीक है ना? देख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एन ई बराबर होता है आपका किससे, NH और NI से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आपका होता है आपका कौन सा, ये कौन सा है आपका, ये है आपका पी टाइप, है ना, या फिर सॉरी एन टाइप। तो एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन की जो इम्प्योरिटी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है NE इज ग्रेटर देन NH। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो आपकी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए करंट जो आपका मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, और यहाँ पे मेनली ड्यू टू होल की वजह से फ्लो होता है। ठीक है ना? तो क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए इस वाले में क्या होता है, इंट्रिंसिक में जो आपका टोटल करंट होता है वो होता है आपका IE प्लस IH। लेकिन यहाँ पे आपका इंटायरली जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो आपका जो I होता है टोटल करंट वो लगभग बराबर होता है आपका इलेक्ट्रॉन करंट के, और यहाँ पर भी किसके बराबर होता है, लगभग होल करंट के। बात कर लेते हैं आगे। तो देख लीजिए यहाँ पे ले रखा है क्या, कि जो यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल होती है वो इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मेजोरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होते हैं होल। यहाँ पर मेजोरिटी होते हैं होल और माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये है पी टाइप, ये है एन टाइप, और ये है आपका इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? चलें आगे। अब देखिए क्या होता है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को जाके क्या करते हैं, सैंडविच कर देते हैं, मिलाकर रख देते हैं। जब हम उनको मिला देते हैं तो वो बन जाता है आपका PN जंक्शन डायोड। अब जो आपका PN जंक्शन डायोड होता है बेटा, PN जंक्शन डायोड, उसमें क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा इसको यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ। PN जंक्शन डायोड में क्या होता है, एक P रीजन लेते हैं और एक N रीजन लेते हैं, उनको क्या करते हैं, चिपका देते हैं। तो एक जगह बन जाता है P और एक जगह बन जाता है N। जब ये P और N बनता है तो इस जगह ये जो लेयर बनती है, इस लेयर का इसको बोलते हैं जंक्शन। अब जो जंक्शन होता है ना, जंक्शन की बड़ी अच्छी कहानी है यहाँ पर। जंक्शन के बारे में हमको मोस्टली पढ़ना है। जब यहाँ पर ये N और P मिलते हैं तो देखिए N साइड जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, N साइड वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने नेगेटिव नेगेटिव बना दिया यहाँ पे, है ना, नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहाँ होते हैं आपके पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है ना? अब क्या होगा, ये आपस में कर जाते हैं रिकम्बाइन। क्या कर जाते हैं, रिकम्बाइन, सिर्फ और सिर्फ जंक्शन में, यानी कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से मिल जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से मिल जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे रीजन होता है ना, यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बचता, यानी कि ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल रीजन होता है। इस रीजन को बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। समझ में आया आपको? इस डिप्लीशन रीजन के ध्यान से समझिएगा, इस डिप्लीशन जैसे कि मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, इस डिप्लीशन लेयर के जब ये डिप्लीशन लेयर बन जाता है तो देखिए यहाँ पर आपका पी टाइप और यहाँ पे आपका एन टाइप। पी टाइप में मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है और एन टाइप में मोस्टली
निगेटिव चार्ज होते हैं। जब यहाँ पर डिप्लीशन हो जाता है तो डिप्लीशन जो होता है आपका वो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो यानी कि एन टाइप के सारे निगेटिव जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं पी टाइप के सारे पॉजिटिव में। लेकिन जो यहाँ पर क्या बचते हैं, यहाँ पर बेटा बच जाते हैं पी साइड के माइनॉरिटी। और पी में माइनॉरिटी क्या होते हैं, पी में माइनॉरिटी होते हैं निगेटिव चार्जेस, और एन में माइनॉरिटी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव टू निगेटिव एक आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं आप लोग, पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर लगभग लगभग एक ही चीज़ होती है, इनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। जो आपकी पोटेंशियल बैरियर होता है, जो उसकी डायरेक्शन होती है, याद रखिएगा, फ्रॉम एन टू पी होती है। क्या होती है, एन टू पी। अब देखिए, जब मैंने इसको किया फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, पॉजिटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव से जोड़ो और नेगेटिव वाले पार्ट को नेगेटिव से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जब हमने इसको जोड़ दिया तो क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ने की वजह से यहाँ पर आगे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आगे नेगेटिव चार्ज। अब बीच में क्या बना हुआ था आपका डिप्लीशन लेयर, जिसकी डायरेक्शन क्या थी, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये थी निगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम एन टू पी ये। और अब आपके पास जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कैसे आई है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये दोनों के दोनों जो आपकी इंड्यूस्ड फील्ड है और जो आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स होती है। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वही यहाँ पर क्या हो जाता है, आपकी इंड्यूस्ड फील्ड भी ऐसे होती है और आपकी अप्लाइड फील्ड भी ऐसे होती है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है, रिवर्स बाइस में वो बढ़ जाती है। पीएन जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, लेकिन यहाँ पर थिकनेस बढ़ जाने से रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉरवर्ड करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो रिवर्स करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। फॉरवर्ड करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है मिली एम्पियर्स में, और जो आपका क्या है, जो आपका रिवर्स करंट होता है उसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर भी हो सकती है। करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कर्व्स भी दे रखे हैं आपको, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये होता है फॉरवर्ड बाइस करने पर और ये होता है रिवर्स बाइस करने पर। आपको यहाँ पर रिवर्स रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी दे रखा है, देखिए ये कितना ज़्यादा है और ये कितना कम है, लगभग लगभग ये इसका थर्ड पावर के लगभग कम है ना, यानी कि 1000 गुना कम है, 1000 या 10,000 गुना कम है, ठीक है ना। तो यानी कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होता है और रिवर्स रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो नी वोल्टेज होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। और यहीं अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें किसमें, रिवर्स वाइज में, तो 25 वोल्ट हो जाएगा जर्मेनियम के लिए और 35 वोल्ट हो जाएगा सिलिकॉन के लिए। चलते हैं आगे और पढ़ते हैं हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि आपके क्या होते हैं, एप्लीकेशन होता है किसके, आपके सेमीकंडक्टर डायोड के, जिसको आप पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। अब हाफ वेव का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर आपका पल्सेटिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। किस में करता है, पल्सेटिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में। याद रखिएगा ये स्ट्रेट डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, स्ट्रेट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, स्ट्रेट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक और सर्किट लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। यानी कि अगर आपको पल्सेटिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर लगाएंगे तो पल्सेटिंग एसी पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपको पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट करना है स्ट्रेट डीसी में, तो आपको चाहिए होगा क्या, फिल्टर सर्किट। याद रखिएगा फिल्टर सर्किट होता है जो कि क्या करता है, पल्स को फिल्टर कर देता है। अब हाफ वेव का मतलब क्या होता है, हाफ वेव देखिए पहले क्या होता है, यहाँ पर होता है एक ही डायोड, यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर ये देखिए यहाँ पर एसी है, अब एसी क्या करता है, हर एक साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। देखिए जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। अब देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब है तो ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस होगा तो क्या होगा, इस वाली पहली साइकिल में तो करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन जैसी साइकिल चेंज होगी और यहाँ पर बनेगा नेगेटिव और यहाँ बनेगा पॉजिटिव, तो ये आपका डायोड आ जाएगा रिवर्स बाइस में। तो जो अगली जो नेगेटिव साइकिल होगी उसमें कोई भी करंट आपको नहीं मिलने वाला। समझ में आया, क्योंकि आपका डायोड एक ही है, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आपका करंट फ्लो करवाएगा जब आपका फॉरवर्ड बाइस होगा। तो देखिए फॉरवर्ड बाइस जब होगा तब आपका क्या होगा, तब ये आपका
जो आपकी जितनी भी हाफ आपकी साइकिल है वो कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो एक साइकिल में ही आउटपुट दे रहा है। समझ में आया? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर क्या करते हैं हम लोग, एक डायोड यहाँ लगा देते हैं, बाद में एक डायोड यहाँ लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये वाला डायोड जो होगा आपका वो फॉरवर्ड बाइस होगा, पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ये वाला डायोड जो होगा वो आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, तो अगली साइकिल भी आपकी ऊपर आ जाएगी। इस तरह से आपकी पूरी की पूरी वेव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये होता है आपका फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में फुल वेव आपकी कन्वर्ट हो जाती है और हाफ वेव में आपकी हाफ वेव ही कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। एक फुल वेव आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है, वो भी सेम ही काम करता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन ये काम भी वैसे ही करता है जैसे कि आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर करता है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फैक्टर की। तो देखिए डायरेक्ट याद रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर होता है π/2 और फुल वेव के लिए होता है π/2√2। जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्ट भी आ सकता है। रिपल फैक्टर की बात कर लेते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर होता है 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है 0.48। रिपल फैक्टर का मतलब होता है कि कितना रिपल, कितना पल्सेटिंग अभी भी आपका बचा हुआ है। तो हाफ वेव में ज़्यादा बचा होता है और फुल वेव में कम बचा होता है। समझ में आ गया आपको? बात करते हैं रेक्टिफायर एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी होगी पावर ऑफ डीसी अपॉन पावर ऑफ एसी। ये फॉर्मूला ऊपर रख दिया, ये नीचे रख दिया, ये पूरा का पूरा आपने लगा दिया। यहाँ पे आर एफ और आर एल की जो वैल्यू है वो पुट करनी होती है और आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी आपकी आ जाती है। मैं चलता हूँ आगे और पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर देखिए, पहले क्या था, आपने पी और एन को आपने बस किया था। अब आप क्या करेंगे, एक को पी एन पी बना देंगे, यानी कि आप दो साइड से पी से और बीच में क्या कर देंगे, सैंडविच कर देंगे एन को, तो आपका बन जाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। देखिए ये रहा आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर। और आप एक जगह कह रहेंगे एन पी एन, यानी कि दो एन साइड में एक पी साइड को क्या कर दिया, सैंडविच कर दिया, तो आपका बन जाएगा एन पी एन ट्रांजिस्टर। अब इन ट्रांजिस्टर की कुछ कन्फ्यूजन होती है, जैसे कि कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। मतलब बेस किसको बोलते हैं? बेस बेटा उसको बोलते हैं जो कि बीच में लगा होता है। जैसे कि एन पी एन में पी जो होगा वो बेस होगा और पी एन पी में एन जो होगा वो बेस होगा। समझ में आ गया आपको? और एक साइड को बना लेते हैं हम लोग क्या, एमिटर, और एक साइड को बना लेते हैं कलेक्टर। समझ में आ गया? अब देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं करंट गेन। याद रखिएगा। अब कॉमन बेस में, किसमें, कॉमन बेस में, देखिए कॉमन बेस है, बेस को कॉमन किया है ना। अब कॉमन अगर बेस किया है तो पहले तो समझ लीजिए एक चीज़, ये भी समझ लीजिए पहले तो, कि इस पूरी की पूरी कंडीशन में फॉर ट्रांजिस्टर आपका जो एमीटर करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होगा। यानी कि एमीटर करंट हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होगा। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि जो आपकी जो आई ई होगा वो हमेशा बड़ा होगा आई बी और आई सी से, है ना, आई बी और कॉमा आई सी से। देख लीजिए ज़रा ध्यान से यहाँ पे आपको। ठीक है, देखिए अगर आपको निकालना है क्या, करंट गेन, करंट गेन निकालना है आपको कॉमन बेस कन्फिगरेशन के लिए। तो कॉमन बेस में बेस कॉमन है तो बचे कि यहाँ पे कलेक्टर और एमिटर। तो आई सी अपॉन आई ई का ही रेशियो होता है अल्फा, किसका, आई सी अपॉन आई ई का। बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा इज करंट गेन इन कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर है तो देखिए आई सी अपॉन आई बी आ जाएगा, आई सी अपॉन आई बी आ जाएगा। यानी कि क्या करना है, हमेशा सी को ऊपर रखना है। किसको ऊपर रखना है, सी को। देखिए जब कॉमन बेस था तब भी सी ऊपर था, नीचे क्या था, ई। बेस वाला अगर कॉमन है तो कॉमन बेस वाले में बेस करंट को नहीं लेंगे। अब कॉमन एमीटर था तब भी कलेक्टर करंट को ऊपर रखा, बेस करंट को क्या रखा, नीचे। लेकिन अगर कलेक्टर ही कॉमन हो जाएगा तो याद रखिएगा एमीटर को ऊपर रखेंगे और बेस को नीचे रखेंगे। एक और बात याद करने वाली क्या है कि याद रखिएगा बीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, अल्फा की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन सॉरी मैं दोबारा बोल देता हूँ, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। बात कर लेते हैं वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है ये आर एल अपॉन आर आई। ठीक है ना, बीटा आर एल अपॉन आर आई, गामा बस मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, रेजिस्टेंस के रेशियो से। बात करते हैं पावर गेन की। तो पावर गेन के फॉर्मूले भी आपके ये लिखे हैं। जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है इसमें, जो सबसे ज़्यादा आएगा वो ये आएगा, याद रखिएगा। इनके रेशियो ज़रूर याद रखिएगा। और एक रिलेशन जो मैंने आपको भी बताया, वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन ये था कि जो आई ई होता है वो होता है आई बी प्लस आई सी। समझ में आ गया? आई ई होता है आई बी प्लस आई सी, और बाकी ये रिलेशन याद रखिएगा, आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बचेगा। समझ में आ गया आपको? मैं चलता हूँ आगे। देखिए रिलेशन भी दे रखा है यहाँ पे आपका अल्फा बीटा गामा में। तो देखिए जो आपका बीटा होता है वो होता है आपका अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, जो आपका गामा होता है वो होता है आपका गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और जो आपका गामा होता है वो होता है आपका 1 माइनस अल्फा। कैसे निकाल सकते हैं? इन तीनों के तीनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके आप ये निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा लिखा हुआ है आई सी अपॉन आई ई।
आप जानते हैं आई ई को आप क्या लिख सकते हैं, तो आई ई की जगह क्या लिख दीजिए आप, आई बी प्लस आई सी लिख दीजिए। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आई बी अपॉन आई सी को आप लिख देंगे बीटा, और बीटा में आपकी इक्वेशन आ जाएगी, आई सी से आई सी कट जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर भी खत्म हो गया बच्चे। अब आपका बस बचता है लॉजिक गेट, बस लॉजिक गेट को पढ़ लेते हैं और फिर ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे आपकी खत्म हो जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा। देखिए ज़रा और गेट की बात कर लेते हैं। तो बेटा देखिए और गेट क्या होता है, मैं आपको याद देता हूँ क्या याद करने का तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए एंड जो गेट होता है ना, एंड गेट क्या होता है, एंड गेट, एंड गेट में लास्ट वर्ड होता है डी, डी का मतलब होता है डॉट, क्या होता है इसका मतलब डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो यानी कि एंड में आता है डी, डी का मतलब होता है डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी कि एंड में क्या होता है, दो इनपुट की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ए डॉट बी आ गया, सिंपल। अब एंड समझ में आ गया। तो और में क्या होगा, एक में मल्टीप्लाई हो रही है तो एक में क्या होगी प्लस, तो और में क्या होता है, और में आपका होता है प्लस, एंड में होता है आपका मल्टीप्लाई, याद रखेंगे, और में होता है प्लस, एंड में होता है मल्टीप्लाई। नॉट में क्या होता है, नॉट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है और उसी को रिवर्स कर देते हैं। यानी कि देखिए इनपुट अगर आपका ए है और नॉट ऑपरेटर लगा जाए तो आपका देखिए अगर इनपुट की वैल्यू 1 है तो नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 है तो हो जाएगी 1। समझ में आया आपको। आगे चलते हैं नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, और के साथ में क्या लगाया आपने, नॉट और लगा दिया। तो पहले तो आपको और करना पड़ेगा। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है प्लस, प्लस के ऊपर क्या लगाया आपने, बार लगा दिया। क्यों, क्योंकि आपका एन भी है, एन माने क्या होता है नॉट, तो नॉट प्लस और जो होता है वो होता है आपका नॉर गेट। बात करते हैं नैंड गेट की। तो नैंड गेट क्या होता है, तो भैया नैंड गेट जो होता है वो होता है एंड प्लस एन, यानी कि नॉट में क्या प्लस कर दो, नॉट में प्लस कर दो एंड। समझ में आया। तो यानी कि देखो नॉट गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, एंड माने डी, डी माने डॉट, डॉट माने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा और उसके ऊपर क्या लगा दिया, 12 लगा दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक होता है आपका एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको बोलते हैं एक्स और। इसमें क्या होता है, और ऑपरेटर तो होता है बेटा, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे मान लीजिए कि ए इसका सिंबल ये होता है, बी, तो क्या करते हैं देखिए आपको मालूम है और ऑपरेटर में क्या करना होता है, और ऑपरेटर में प्लस करना होता है ना। तो और ऑपरेटर का एक बिल्कुल अलग सा रूल है, क्या है, ए बार बी मल्टीप्लाई प्लस ए बी बार, यानी कि एक बार पहले ए पे बार, फिर बी पे बार नहीं, फिर ए पे फिर ए पे बार नहीं, फिर बी पे बार। और ऐसे ही अगर आपको निकालना होगा एक्स नॉट तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ए डॉट बी ऐसे ही प्लस फिर ए पे बार डॉट बी पे बार। समझ में आया। लास्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको आप बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, ये होता है भैया कि ए प्लस बी पे जो बार होगा वो होगा आपका ए बार डॉट बी बार, और अगर आपका है ए डॉट बी पे बार तो वो होता है आपका ए बार प्लस बी बार। समझ में आ गया आपको। चलते हैं आगे और पे। अगर आपका ए प्लस 0 हो रहा हो तो यानी कि क्या है, ए ही होगा। ए डॉट 0 हो रहा हो तो यानी कि 0, मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ए प्लस ए बार हो रहा हो तो यानी कि क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ए में आपने ए बार को ऐड कर दिया, यानी कि 1 में आपने 0 को ऐड कर दिया तो 1 ही आएगा भाई, है ना। आगे चलते हैं ए प्लस 1, यानी कि ए में अगर 1 प्लस कर रहा हो तो देखिए अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू 1 है और उसमें आपने 1 प्लस किया तो कभी भी 2 नहीं आता, क्योंकि डिजिटल सर्किट में या तो वैल्यू 0 होती है या 1 होती है, यानी कि 1 में 1 प्लस करोगे तो 1 ही आएगा भैया, है ना। और 0 में प्लस 1 करोगे तब भी 1 ही आएगा, 2 कभी भी नहीं आएगा। ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है ए डॉट ए होता है, ए स्क्वायर नहीं होता। ए डॉट ए पे बार यानी कि भैया 0 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 1 से 1 की मल्टीप्लाई कर दी तो फिर ए ही आएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा लॉजिक गेट समझ में आ गया आपको, है ना। सारे ऑपरेशन समझ में आ गए, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक जो है वो मॉडर्न फिजिक्स मैंने कर दी है पूरी की पूरी ख़त्म। तो बेटा मॉडर्न की जो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी थी मैंने ये ख़त्म कर दी है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर साल मैं मानता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आपको फिजिक्स में नीट में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैप्टर को ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इसको बहुत फास्ट पढ़ाया है, 1.5 घंटे या 1 घंटा 20 मिनट में पूरी वीडियो ख़त्म हो गई है। इस पूरी की पूरी वीडियो का पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जानते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, पीडीएफ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और मैं 1.5 घंटे से डायरेक्टली बोले जा रहा हूँ, लगातार बोले जा रहा हूँ, तो समझ लीजिए बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। लगातार 1.5 घंटा बोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा एफर्ट अप्रिशिएट होगा और हमारा और भी अच्छा काम करने का मन करेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पीडीएफ भी बना कर दिया हुआ है, तो इस वीडियो का पीडीएफ ज़रूर लेते हुए जाएं और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा।
उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो कि आपके सबके फ्रेंड्स के हैं, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए। वीडियो आपको बेनिफिशियरी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई कमी लगी है तो, और बने रहिए इस चैनल पे, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलता हूँ, बहुत थक चुका हूँ, 1.5 घंटा हो चुका है वीडियो में बोलते बोलते। आप समझ सकते हैं 1.5 घंटा लगातार बोलना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, गला भी अभी दर्द कर रहा है। तो मैं जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, कोरोना वायरस से बच के रहिए। मैं हर बार बोलता हूँ, कोरोना से कभी भी पंगा मत लीजिए। ये एक ऐसी बीमारी है जो ना गरीब को देखती है ना अमीर को देखती है, सभी को हो जाती है। प्लीज़ मास्क लगा के ही बाहर घूमिएगा, लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन करिए, और बेटा अपनी पढ़ाई करिए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ऐसा मौका भले से ही, देखिए कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम पेंडिंग थे, जिनका थोड़ा डिले हुआ है, उनको थोड़ा एक एज मिल गई है कि अब जो भी आपकी कमियां थी आप उनको सुधार सकते हो। तो प्लीज़ आप इस बात को अच्छे से लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। समझिए इस बात को कि अगर आप पढ़ लेंगे और अच्छे कॉलेज में आपका आपका हो जाएगा, आपकी सीट पक्की हो जाएगी, तो उसके बाद आपको मज़े ही करने हैं और कुछ करना नहीं है। ठीक है ना? और मैं फिर बोलूँगा कि बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करिए, है ना? बहुत कम टाइम आपका बचा है, तो प्लीज़ अपने लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। मैं आशीष, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, क्वेश्चन वाली वीडियो भी लेके आऊँगा मैं इस टॉपिक से, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।